नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, और इसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था परिवहन के बारे में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और हमने बता दिया था पौधों में कैसे परिवहन होता है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था जंतुओं में परिवहन के बारे में कि जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है। और आज हम पढ़ेंगे मानव में परिवहन। तो मानव में जिस चीज़ का परिवहन होता है वो है रुधिर, और रुधिर के माध्यम से जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। मतलब कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है जिसके द्वारा वो है रुधिर। और रुधिर का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है, आर्गन होता है, जिसे कहा जाता है हार्ट यानी कि हृदय। और जो हृदय है वह रुधिर को पंप करता है, जिसके द्वारा रुधिर जो है ऑक्सीजन को सभी शरीर के भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो आज हम बात करेंगे हृदय के बारे में, और हृदय जो है किस प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर का पंप करता है, जिसके द्वारा रुधिर जो है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो इसके बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो होगा हृदय पर, हार्ट पे, यानी कि मानव हृदय और मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र। मानव में रुधिर जो है किस तरह से पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। तो हृदय है क्या? तो हृदय हमारे शरीर में यानी कि मानव के शरीर में या अन्य जंतुओं में पाए जाने वाला एक ऐसा आर्गन है, एक ऐसा अंग है जो परिवहन के लिए खून को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। और ब्लड जो है जब पंप हो जाता है तो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है। तो इसी के बारे में हम जो है यहाँ पे हृदय को बनाने का छोटा सा फिगर बनाने का प्रयास किया है। यही है हमारा हृदय, और ऐसा ही होता है कंप्लीटली। यदि आप डायग्राम इसका देखेंगे तो यही है हृदय, जिसको कि हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हृदय में जो है हम लोगों का हृदय 4 वेश्म में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है, जिसे जो है वेश्म कहा जाता है। क्या चीज़? तो वेश्म 4 भागों में बटा होता है। 2 भाग ये ऊपर का है और 2 भाग नीचे का है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का जो हृदय है 4 वेश्मों में बटा होता है। ऊपर का जो 2 भाग है, इसके इस साइड वाले भाग को बोला जाता है दायालिंद, और इस साइड वाले भाग को बोला जाता है बायालिंद। ऐसे देखने में लग रहा है कि ये वाला जो है दायां होगा, ये वाला बायां, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इस तरह से खड़े होंगे तो क्या होगा, ये वाला जो दायां हो जाएगा और ये वाला बायां। और वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, ये वाला जो है बायां है और ये वाला क्या चीज़? तो दायां। तो हृदय का जो है ये दायां भाग है और ये वाला जो है बायां भाग है। तो ऊपर के जो 2 भाग है उसको अलिंद कहा जाता है, एक को जो है दायां अलिंद और एक को जो है बायां अलिंद। उसके साथ ही साथ जो नीचे का जो 2 भाग है, एक इस साइड वाले को दायां निलय और इस साइड वाले को बायां निलय। तो यहाँ पे जो है हृदय के 4 वेश्म है, 4 भाग है। तो हमारे शरीर में जो हृदय पाया जाता है उसके 4 वेश्म होते हैं, 4 भाग होते हैं। अब हम जानेंगे कि हृदय किस तरह से ब्लड का पंप करता है, ब्लड का पंप करता है। तो देखिए हम सबसे पहले दाएं भाग की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है, एक ये जिसे पश्च महाशिरा कहा जाता है, और इसको जो है कहा जाता है अग्र महाशिरा। तो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से जो अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त
जो आता है वो अग्र महाशिरा से आता है, और जो नीचे वाले पार्ट से जो अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त जो रक्त होता है वो आता है वो पश्च महाशिरा से। और ये जो ब्लड होता है कहाँ जाता है, तो ये जो ब्लड है सबसे पहले दाएं में जो है आता है। शरीर से जो ब्लड है महाशिरा द्वारा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा जो है कहाँ पे आता है, तो दाएं में आकर के यहाँ पे जो है भरने लगता है। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, ये वाला थोड़ा सा और बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो ये ब्लड आया पूरे शरीर से, या तो यह जो है ऊपर की ओर जा सकता है या नीचे की ओर जा सकता है। जब इसमें भरेगा तो दबाव होगा, दाब पड़ेगा, जिस कारण से वो क्या होगा, तो सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के कारण ये वाला जो मार्ग होता है बंद हो जाता है, जिस कारण से ये जो ब्लड है ऊपर की ओर नहीं जाता है, नीचे की ओर जाता है और इसमें भरने लगता है। किसमें, तो दायां निलय में। जब बढ़ता है तो फिर दबाव होता है और जिस कारण से सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण अब जो है इसका दो मार्ग है, या तो ये फिर इधर की ओर आएगा और नहीं तो ये जो है इसमें जाएगा। तो यहाँ पे जब सिकुड़ेगा ये वाला पार्ट, तो ये मुख जो है बंद हो जाता है। जब बंद होता है तो ये जो ब्लड है इसके द्वारा जो है आगे की ओर जाता है, और ये वाला जो भाग है पहुंच जाता है फेफड़े में। कहाँ पे, तो फेफड़े में। और फेफड़े में चला जाता है कौन सा रक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। और जिस मार्ग से जा रहा है जिसके द्वारा, इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। क्या चीज़, तो इसे बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। इसको जो है आगे बताया जाएगा। फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त जो है कहाँ से, हृदय से पहुँचता है फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में। अब जो है यहाँ पे फेफड़ों में पहुँचा तो फेफड़े ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया और इस ब्लड में दे दिया क्या चीज़, तो ऑक्सीजन गैस। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है, गैस युक्त जो रक्त है शुद्ध रक्त कहा जाता है, और वह आता है फेफड़े से फुफ्फुस शिरा में, और फुफ्फुस शिरा से जो है शुद्ध रक्त आता है कहाँ पे, बायां। और बायां में जो है जब ये फुफ्फुस शिरे से रक्त आया तो बाएं में आगे की ओर बढ़ेगा। जब इसमें जमा होगा तो फिर दबाव पड़ेगा और जिस कारण से यह सिकुड़ेगा। सिकुड़ने का कारण जो है यह जो ब्लड है ऊपर की ओर जा सकता है फुफ्फुस शिरा में, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मार्ग होता है, वह जो मार्ग है बंद हो जाता है दबाव के कारण, जिस कारण से यह जो रक्त है वह आता है कहाँ पे, तो ये रक्त आता है बायां निलय में, यहाँ पे स्टोर होने लगता है। और स्टोर होने के बाद से जब फिर दबाव बढ़ता है तो क्या होता है, यही रक्त जो है इस मार्ग के द्वारा जो है बाहर आता है और इसको जो है नाम दिया जाता है धमनी। इसको जो है कहा जाता है धमनी, और इसी के द्वारा रक्त जो है शुद्ध रक्त हम लोगों के पूरे शरीर में पहुंचता है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो ब्लड का यानी कि रक्त को पंप कर रहा है, जिस कारण से शरीर से अशुद्ध रक्त जो है साइड में आता है हम लोगों के हृदय में, और यहीं से चला जाता है फेफड़ों में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाता है। और ऑक्सीजन युक्त जब रुधिर हो जाता है तो उसको फुफ्फुस शिरा द्वारा फिर हमारे दाहिने पार्ट में आता है हृदय के ब्लड, और उसके बाद से वहाँ से जो है धमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो यही काम होता है हमारा हृदय का, और इसलिए हृदय को बोला जाता है केंद्रीय पंप अंग। केंद्रीय पंप अंग, हृदय को बोला जाता है केंद्रीय पंप अंग। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपने पूरा हृदय का कार्य जान लिया। पूरा हृदय का कार्य क्या होता है, बीच में जो ये पार्ट लगा है वो डिवाइडर है, विभाजिका सेप्टम है,
जो कि लेफ्ट भाग को और राइट भाग को जो है क्या किया है, विभाजित किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इस हृदय का कार्य जो है समझ में आया होगा। यही हृदय है जिसे कि हम लोग इस तरह से बनाया करते हैं, ठीक है ना, हृदय। लेकिन सेम टू सेम वैसा ही है ना। तो ये जो है अब नहीं चलने वाला है, अब जो है इस तरह का हृदय जो है चलने वाला है। चलिए आगे और कुछ बातें हम जान लेते हैं हृदय के बारे में। तो जब ब्लड जो है पूरे शरीर से हृदय में आता है, जिस कारण से उसमें भराव होता है, भराव के कारण इसमें दाब आरोपित होता है, तो दबाव के कारण यह सिकुड़ता है और सिकुड़ने की क्रिया को बोला जाता है संकुचन, यानी कि इसी को बोला जाता है इंग्लिश में सिस्टोल। यानी कि जब हृदय सिकुड़ता है तो इसी क्रिया को बोला जाता है सिस्टोल। आगे देखते हैं, यहाँ पे जब आकर के ब्लड इसमें रुधिर में जमा होता है और बाहर निकलता है, तो जिस कारण से हृदय जो है फैलता है और फैलने की क्रिया को बोला जाता है शिथिलन, यानी कि डायस्टोल। यानी कि हृदय का सिकुड़ना कहलाएगा संकुचन, सिस्टोल, और हृदय का फैलना कहलाएगा शिथिलन, यानी कि डायस्टोल। ठीक, तो इतनी बातें जो है हम समझ लिए। अब ये जो सिकुड़ता है, फैलता है, इसके लिए इसको एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही मंद विद्युत जो है उत्पन्न होती है, जिसे बोला जाता है शिरा अलिंद छिद्र। बहुत ही मंद विद्युत उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है शिरा अलिंद छिद्र, या इसी को बोला जाता है साइनो आरेकुलर नोड। साइनो आरेकुलर नोड, तो इसी को बोला जाता है साइनो आरेकुलर नोड। जैसे कि यदि हम इस तरह का ग्राफ जो है बहुत बार हम लोग देखते हैं, चाहे वो फिल्मों में या किसी का हृदय का जब जांच होता है, तो वहाँ पे जो है इस तरह का ग्राफ जो है देखने को मिलता है, कभी बड़ा तो कभी छोटा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ जो है देखने को मिलता है हृदय का, और यही विद्युत है, विद्युत द्वारा जो है ये कंपन उत्पन्न हो रहा है। ये जब तक इसमें विद्युत जो है इस तरह का दिखाई देता है, तब तक जो है व्यक्ति जीवित है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यही जो साइनो आरेकुलर है, साइनो आरेकुलर नोड, जिसको कि पेस मेकर भी कहा जाता है, ये पेस मेकर है, और यही जो है इसकी लाइन हो जाती है सीधी। यदि मृत्यु हो जाती है, यदि जीवित है व्यक्ति, तो इस तरह से उसमें चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये सिकुड़ता और फैलता रहता है, यानी कि संकुचन या शिथिलन की क्रिया होती रहती है, अर्थात सिस्टोल या डायस्टोल की क्रिया होती रहती है। तो ये हमारा है क्या, हृदय का पेस मेकर। इसी को जो है साइनो आरेकुलर नोड बोला जाता है। साइनो का एस लिया गया है, ए का मतलब आरेकुलर और नोड, तो इसको लिखा जाता है एस से नोड, एस से नोड। इतनी बातें समझ लिए, आगे चलते हैं और भी कुछ हम इस हृदय के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें अब जानना है कि ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। यहाँ पे अब हम जानेंगे क्या ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। तो यही जो पेस मेकर है, जो कि करवाया जाता है डॉक्टर द्वारा, जो है इसकी जांच किया जाता है, और इसी की करने की क्रिया को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और शॉर्ट में बोला जाता है इसी को ईसीजी, ईसीजी। और जिस मशीन के द्वारा यह होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उम्मीद है इतनी सारी बातें आप समझ लिए। अब जो है और इम्पोर्टेंट बातों को अब हम जानेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है हमें मिटाना है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब हम इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ हम इस हृदय के बारे में जानेंगे।
अब हम जान लेते हैं कि जो रक्त है वह जिस मार्ग में बहता है उसे क्या कहा जाता है। तो रक्त हमारे शरीर में जिस मार्ग से बहता है उसको जो है बोला जाता है रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। और हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक को कहते हैं धमनियाँ यानी कि आर्टरीज, रक्त केशिकाएँ ब्लड कैपिलरीज, और शिराएँ यानी कि वेन्स। तो 3 जो है हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं, धमनियाँ, रक्त केशिकाएँ और शिराएँ। यहाँ पे जो है इसको जो है धमनी कहते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत सारी है इसलिए धमनियाँ बोला गया। और रक्त केशिकाएँ इसकी भी संख्या बहुत सारी है, यानी कि इसके एक वचन को बोला जाएगा रक्त केशिका। और शिराओं की भी संख्या बहुत काफ़ी है इसलिए इसे शिराएँ कहा गया है, और इसके एक को बोला जाएगा शिरा। ठीक, तो यहाँ पे जो है रक्त हमारे शरीर में जिस मार्ग से बहता है पूरे शरीर में उसी को बोला जाता है रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ये 3 प्रकार की धमनियाँ, रक्त केशिकाएँ और शिराएँ। अब जो है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है धमनी के बारे में। धमनी क्या है? तो हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को जो लेकर के जाता है उसे कहा जाता है धमनी, यानी कि इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो वह रक्त वाहिनियाँ जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है उसे बोला जाता है शुद्ध धमनी, उसे कहा जाता है धमनी। और इसका कार्य क्या है? तो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम होता है किसका? धमनी का। अब इसका एक अपवाद है, एक धमनी है जिसे बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। इसका कार्य होता है अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में पहुंचाना, हृदय से फेफड़े में पहुंचाना अशुद्ध रक्त का। बाकी सभी धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना। लेकिन एक जो है अपवाद है यहाँ पे, फुफ्फुस धमनी। ये क्या है? तो अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं? तो हृदय से फेफड़े में पहुंचाती हैं। कौन सी? तो फुफ्फुस धमनी। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। तो जो धमनी होती हैं बहुत सारी छोटी छोटी जो है नलिकाएं बनाती है जिसे धमनिकाएं कहा जाता है। बहुत महीन महीन पतली पतली संरचना बनाती है, इसे बोला जाता है धमनिकाएं। और धमनिकाएं भी और छोटी और पतली संरचनाएं बनाती है जिसे बोला जाता है केशिकाएं, जिसे कहा जाता है केशिकाएं। अब दूसरा जो है जानेंगे हम रक्त केशिकाओं के बारे में। तो ये जो है अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं जो धमनी को या वेन्स को जो है सेल्स से जोड़ने का कार्य करती हैं, शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करती हैं। और ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं, बहुत ही पतली पतली रक्त नलिकाएं हैं। और ये जो है धमनी से बनी होती हैं, और धमनी से बनती हैं कौन? तो रक्त केशिकाएं। और बहुत सारी रक्त केशिकाएं जब मिल जाती हैं तो उसे बोला जाता है शिरा, उसे कहा जाता है शिरा। अब शिराओं के बारे में जान लेते हैं। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त का परिवहन हृदय तक जिस मार्ग के द्वारा होता है उसे बोला जाता है शिराएं। मतलब कि शिराएं जो है, शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है शरीर से हृदय तक, शरीर से रक्त हृदय तक, शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक जिसके द्वारा पहुंचता है उसे बोला जाता है शिराएं। वही लिखा गया कि इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है वह जाता है हृदय की ओर, किसके द्वारा? तो शिराओं के द्वारा। अब इसका अपवाद है, एक शिरा का नाम है जिसका नाम है फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़े से हृदय में अशुद्ध रक्त को भेजता है, फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त को भेजता है। ठीक, तो फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त आता है जिसके द्वारा वो है फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा क्या है? तो शिराओं का अपवाद है। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस शिराओं में जो है
शुद्ध रक्त बहता है। तो ये बात हमने कर लिया रक्त वाहिनियों के बारे में, यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड पहुंचता है, जिस मार्ग से, उसी को बोला जाता है ब्लड वेसल्स। ये 3 प्रकार का, धमनियाँ, रक्त केशिकाएं और शिराएं। ये जो है बात हमने यहाँ पे बता दिया, आप जो इसे समझ लिए होंगे। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरह से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है और अशुद्ध रक्त शरीर से किस में आता है, तो हृदय में आता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम हृदय का भाग बना करके दिखाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अभी बताया गया कि 4 वेश्म पाए जाते हैं, तो उसको हमने 4 भागों में हृदय को बांट लिया। इसके जो है ये 4 वेश्म है मान लेते हैं। और इस तरह का होता नहीं है, लेकिन 4 भाग तो होता है, इसको जो है हम मान लेंगे, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ये वाला जो सिरा है ये जो है बायां भाग है हृदय का, और ये जो वाला भाग है वो क्या है, तो दायां भाग है। और इधर वाला जो ऊपर का भाग होता है वो अलिंद होता है, इसको बोला जाएगा बायां अलिंद। ये जो है बायां अलिंद है, बायां अलिंद। और ये वाला जो भाग है दायां अलिंद है। और ये वाला भाग जो है बायां निलय है, निलय है। और ये वाला जो भाग है दायां निलय है, दायां निलय। ठीक, ये वाला जो भाग है क्या है, तो दायां निलय। तो पूरे शरीर से जो ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है कहाँ पे, तो बायां निलय, बायां अलिंद में। और बायां अलिंद से यह जो अशुद्ध रक्त होता है आ जाता है कहाँ पे, तो बायां निलय में। बायां निलय में जब अशुद्ध रक्त आता है तो यहाँ से जो है अशुद्ध रक्त जाता है कहाँ पे, तो फेफड़े में। कहाँ पे, तो फेफड़े में। और फेफड़े में जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त का मतलब कि CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त जो है शुद्ध रक्त होता है। और ये आ गया कहाँ पे, तो पूरे शरीर से बायां अलिंद में आया, और बायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से आ गया फेफड़े में। जिस मार्ग से आता है, इस फेफड़े में जो है अशुद्ध रक्त, CO2 युक्त जो रक्त है फेफड़े में जिस मार्ग से आता है, उसको बोला जाता है क्या, तो इसको बोला जाता है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इसी को जो है बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। यहाँ पे फेफड़े में आ गया। और पूरे शरीर से जिस मार्ग से आता है इसको बोला जाता है शिराएं, इसको कहा जाता है शिराएं। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है हृदय में, उस मार्ग को बोला जाता है शिराएं। और हृदय से फेफड़े में जो अशुद्ध रक्त जिस मार्ग से जाता है उसे कहा जाता है क्या, तो फुफ्फुस धमनी। उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे, तो फेफड़े से जो शुद्ध रक्त है वो आता है कहाँ पे, तो शुद्ध रक्त आता है दायां निलय में। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है फेफड़े से जाता है किसमें, तो दायां निलय में। और दायां निलय से वह रक्त आ जाता है, दायां अलिंद में आता है, और दायां अलिंद से रक्त आ जाता है दायां निलय में। और दायां निलय से जो है रक्त पूरे शरीर में निकल जाता है, O2 युक्त रक्त किसके द्वारा, तो धमनी के द्वारा। किसके द्वारा, तो धमनी के द्वारा, धमनी के द्वारा। यहाँ पे जिस मार्ग से फेफड़े से शुद्ध रक्त जाता है हृदय में उसे बोला जाता है क्या, तो फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराएं। जिस मार्ग से जो है हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचता है फेफड़े से उसे बोला जाता है फुफ्फुस शिराएं। तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए। एक बार फिर से हम दिखाते हैं। ये जो भी चीज़ें हमने बनाया, ये जो है हृदय का बायां पार्ट है लेफ्ट साइड, और ये जो है राइट साइड है।
बायां अलिंद में पूरे शरीर से सिराओं से अशुद्ध रक्त आता है और बायां अलिंद से पहुंच जाता है बायां निलय में, और बायां निलय से अशुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा आता है फेफड़े में, जहां से CO2 को निकाल लिया जाता है और उसके बाद से ऑक्सीजन उसमें भर दिया जाता है। अब वह रक्त हो जाता है शुद्ध। अब फेफड़े से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त आता है हृदय के दायां अलिंद में, जिस मार्ग के द्वारा उसे बोला जाता है फुफ्फुस शिराएं, और उसके बाद से दायां अलिंद से वही शुद्ध रक्त आता है दायां निलय में, और दायां निलय से धमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। तो ये हमने छोटा सा एक डायग्राम बनाया। अब जो है हम इसको और ठीक से समझने का प्रयास करेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो हम जो है वहाँ पे अब जो है उसका डायग्राम बनाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आगे हम जो है अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर में हृदय में किस तरह से रक्त का परिसंचरण होता है, यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण अब हम जानेंगे। दोहरा रक्त परिसंचरण। अब हम आगे का भाग जान लेते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर में रक्त का परिवहन होता है, रुधिर का परिवहन होता है पूर्ण रूप से। तो ये जो है हृदय है, ये जो है हृदय है। इसके जो है 4 पार्ट हैं। ऐसे हम इसको जो यदि बांट लेंगे तो ये जो है 4 भागों में बट जाएगा। ठीक, तो ये जो है 4 भागों में बटा हुआ है हृदय। ऊपर वाला भाग जो है फेफड़ा है और ये जो नीचे वाला भाग है वो क्या है, तो शरीर है। शरीर से अशुद्ध रक्त मतलब कि CO2 युक्त जो रक्त है वह हृदय के जो है इस दाएं भाग में पहुंचता है। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पहुंचता है। अशुद्ध रक्त जो है पहुंचता है कहाँ पे, तो अशुद्ध रक्त पहुंचता है हृदय के जिस भाग में उसको बोला जाता है दायां अलिंद। दायां अलिंद, और दायां अलिंद से हृदय आता है इस भाग में, इस भाग को बोला जाता है दायां निलय। और दायां निलय से जो अशुद्ध रक्त है वो पहुंच जाता है कहाँ पे, तो फेफड़े में अशुद्ध रक्त, और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है और उसमें जो है ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है। वह रक्त हो जाता है शुद्ध, और अब वह रक्त जो है शुद्ध हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया। और ये जो रक्त है आता है हृदय के जिस पार्ट में उसे बोला जाता है बायां अलिंद। बायां अलिंद। उसके बाद से जो हृदय से बाएं अलिंद से जो शुद्ध रक्त है आता है कहाँ पे, तो बायां निलय में। बायां निलय में, और बायां निलय से शुद्ध रक्त जो है बहते हुए आता है पूरे शरीर में। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है पूरे शरीर में बहता है, और शरीर में उस रक्त का यूज होता है, और शरीर में यूज होने के बाद से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से रक्त में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वह जो रक्त है फिर से आता है इस भाग से, मतलब कि शरीर के जो लेफ्ट साइड है उधर से आता है हृदय में अशुद्ध रक्त, और हृदय से फिर फेफड़े में जाता है। यह जो है क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार अशुद्ध रक्त यहाँ से जा रहा है हृदय से फेफड़े और फेफड़े से हृदय में, और एक बार जो है अशुद्ध रक्त इस तरह से जा रहा है, क्या चीज़, तो हृदय से शरीर में और शरीर से हृदय में। तो 2 बार रक्त का परिसंचरण हो रहा है हमारे शरीर में। इसी को बोला जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण। एक मुख्य बात और इसके बारे में हम जानते हैं, क्या है इसके बारे में मुख्य बात, तो जो हृदय है सिकुड़ता है और फैलता है, मतलब डायस्टोल और सिस्टोल करता है। तो जब इसमें रक्त भर जाता है तो इस पर दबाव लगता है, बहुत तेज दाब लगता है, जिस कारण से रक्त जो है सिकुड़ता है। सिकुड़ने के कारण वह रक्त पूरे शरीर में फैलने लगता है, शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में जाने लगता है। उस समय का जो दाब है उसको मापा गया है 120 mm।
ऑफ मरकरी, मरकरी। तो 120 mm जो है वह दाब होता है जब हृदय जो है दबता है, सिकुड़ता है, और जब हृदय फैलता है तो उस समय का जो दाब होता है वह होता है 80 mm ऑफ मरकरी, 80 mm ऑफ मरकरी। और इसी को जो है कहा जाता है रक्त दाब, इसी को कहा जाता है रक्त दाब। जब उच्च दाब लगता है यानी कि हृदय सिकुड़ता है तो उस समय 120 mm होता है, और जब हृदय फैलता है तो उस समय जो होता है 80 mm होता है। 120 180 इसी को जो है हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपना बीपी चेक करवाते हैं तो नॉर्मल यही होता है 120 से 180। यदि बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं बीपी बढ़ गया, और यदि कम हो जाता है तो कहा जाता है कि बीपी कम हो गया। तो यही है जिसके माध्यम से इसको मापा जाता है, इसे कहा जाता है स्फिग्मोमीटर। ये भी जान लीजिए, स्फिग्मोमीटर के द्वारा इसे मापा जाता है। तो जितनी भी सारी बातें थी रुधिर परिसंचरण से संबंधित, हमने सारी बातें जो है बता दिया है। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने इस लेसन का इस टॉपिक को भी जो था परिसंचरण, उसको भी पूर्ण कर लिया है। अब आगे जो आएगा टॉपिक उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि सारी बातें आप जो है समझ लिए होंगे। तो यदि आपको समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।